स्टोरी की शुरुआत होती है हिबिकी नाम के एक लड़के से जो अपनी जान हथेली पर रखकर एक सुनसान घाटी में पागलों की तरह भाग रहा है। उसके ठीक पीछे एक हॉर्न रैबिट हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक इस अनजान जगह पर कैसे पहुंच गया और ये कौन सी डरावनी चीज है जो लगातार उसका पीछा कर रही है। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही ज्यादा अचानक और अजीब है। वो भागते भागते सोचता है कि यह आखिर कौन सा खौफनाक जानवर है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही शांत लड़की की आवाज गूंजती है जो उस जानवर की पहचान करके उसे बताती है कि ये एक लेवल 1 हॉर्न रैबिट है। हिबिकी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है, लेकिन खौफ के मारे वो बस इतना कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तभी वो रैबिट छलांग लगाकर सीधा उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है, पर हिबिकी किसी भी तरह से बाल बाल बच जाता है और उल्टा उसी रैबिट के ऊपर इतनी जोर से गिरता है कि वो जानवर वहीं कुचलकर मारा जाता है। इसी बीच एक घने जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां एक एल्फ लड़की बड़े बड़े पेड़ों के बीच से गुजर रही है। एक अनजान सी आदमी की आवाज उसे रास्ता दिखाती है और कहती है कि सीधा ईस्ट की दिशा में आगे बढ़ती रहो, क्योंकि वहां कुछ बहुत ही ज्यादा कीमती चीज तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। वापस हिबिकी की तरफ चलें तो वो मौत के मुंह से बचकर एक गहरी राहत की सांस लेता है, लेकिन वो अभी भी इस बात को लेकर उलझन में है कि वो असल में है कहां और वो रहस्यमय आवाज आखिर किसकी थी। वो तुरंत अपना फोन निकालकर चेक करता है, पर उसमें कोई भी नेटवर्क सिग्नल नहीं होता, जिससे किसी को भी मदद के लिए बुलाने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो खुद को ये समझाकर दिलासा देता है कि शायद वो सब कुछ बस उसका कोई वहम, हैल्यूसिनेशन था। उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगती है और वो सोचता है कि क्यों ना इसी हॉर्न रैबिट को पकाकर खा लिया जाए, पर फिर वो तुरंत रुक जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस अनजान जानवर का मांस खाना उसके लिए सेफ होगा भी या नहीं। तभी वो आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंजती है और उसे बताती है कि हॉर्न रैबिट असल में एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मांस होता है जो स्टू के अंदर पकाने पर बेहद स्वादिष्ट लगता है। ये बात सुनकर वो फाइनली ये तय करता है कि अभी के लिए वो इस मरे हुए रैबिट को अपने साथ ही रख लेगा। अब हिबिकी के मन में उस रहस्यमयी आवाज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता पैदा हो जाती है और वो ये बात नोटिस करता है कि वो आवाज सिर्फ तभी उसे कोई जवाब देती है जब वो उससे खुद कोई सवाल पूछता है। तो वो तुरंत इस चीज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। वो अपने बैकपैक के बारे में उससे सवाल करता है और वो आवाज बिना एक पल गवाए पूरी डिटेल में उसे ये जवाब देती है कि ये बैकपैक जिस मटेरियल से बना है वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। वो इसी तरह बार बार उससे अलग अलग चीजों के बारे में सवाल पूछता जाता है और हर बार वो आवाज उसे एकदम सटीक और परफेक्ट जानकारी देती है। इस बात से उसे ये पक्का यकीन होने लगता है कि शायद ये कोई ऐसा जादुई सिस्टम है जो उसे पूरी तरह से एनालाइज कर सकता है। वो इस बार सीधे अपने खुद के बारे में ही सवाल पूछ लेता है और पलक झपकते ही उसके सामने एक चमकती हुई स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट्स लिखे हुए होते हैं। उसका नाम और उम्र तो बिल्कुल सही लिखे होते हैं, पर उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है जब वो देखता है कि उसकी जॉब के आगे प्रोविजनल अप्रेजर लिखा हुआ है। उसे कुछ भी पल्ले मिल पड़ता क्योंकि वो तो बस एक सीधा साधा स्कूल जाने वाला स्टूडेंट था। वो उस आवाज से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, तो वो जवाब देती है कि वो सिर्फ उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन वो अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं कर सकती। हिबिकी को ये बात बहुत ही अनफेयर लगती है, पर इतने सारे नए स्किल्स अपने पास देखकर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो तुरंत अपनी एक्सपर्ट स्किल को ट्राई करने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो सिस्टम का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, पर वो आवाज उसे बताती है कि ट्यूटोरियल तो पहले से ही बैकग्राउंड में रन हो रहा है। ये बात सुनकर उसका दिमाग और भी ज्यादा घूम जाता है। फिर वो अपनी वर्ल्ड मैप स्किल का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही उसके सामने एक बड़ा सा होलोग्राफिक डिस्प्ले खुलकर आ जाता है, पर वो कोई नॉर्मल मैप नहीं होता, बल्कि उस पर सिर्फ वही रास्ता दिख रहा होता है जिस पर वो अब तक चला था। तब जाकर उसे ये बात रियलाइज होती है कि वो अब तक पागलों की तरह बस एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था। वो तुरंत उस मैप का यूज करता है और उसी के सहारे आगे बढ़ता है और शाम होते होते उसे आखिरकार एक पक्की सड़क दिखाई दे जाती है। खुशी और एक्साइटमेंट के मारे वो भागते हुए सीधा मुंह के बल उसी सड़क पर जोर से गिर पड़ता है। तभी वो आवाज अनाउंस करती है कि उसे एक नया टाइटल मिल चुका है, कास्ट अवे इन एन आइस स्काई। वो अभी भी कंफ्यूज ही होता है, तभी एक विशालकाय खूंखार मॉन्स्टर सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब तो उसकी जिंदगी का खेल यहीं खत्म है। तभी अचानक से हवा को चीरता हुआ एक मैजिक एरो आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार गिराता है। वो पूरी तरह शॉक में ये देखता है कि सामने एक ऊंची चट्टान पर एक एल्फ लड़की खड़ी हुई है जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई है। उन दोनों के बीच कोई बात शुरू होने से पहले ही वो आवाज तुरंत उसकी स्पीच एबिलिटी को एक्टिवेट कर देती है ताकि वो इस अनजान दुनिया की भाषा को आसानी से समझ और बोल सके। हिबिकी उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और वो लड़की अपना नाम अमेलिया बताती है। हिबिकी उसके लंबे कान देखकर मन ही मन सोचता है कि शायद वो सच में कोई एल्फ है और मजाक करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी ये कॉस्प्ले सच में बहुत अच्छी लग रही है। अमेलिया उसकी ये अजीब बात सुनकर एकदम कंफ्यूज हो जाती है। वो उससे हैरानी से पूछती है कि तुम इस मेज ईटर्स ग्रासलैंड जैसी खतरनाक जगह पर अकेले क्या कर रहे थे।
हिबिकी उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि वो तो बस अचानक से ही यहाँ पर आ गिरा था। ये अजीब बात सुनकर अमेलिया पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो आवाज चुपके से अमेलिया का अप्रेजल कर लेती है और हिबिकी को ये पता चल जाता है कि वो लड़की कोई कॉस्प्ले नहीं कर रही, बल्कि वो सच में एक एल्फ ही है। वो ध्यान से उसके स्टैट्स देखता है और ये बात जानकर वो और भी ज्यादा दंग रह जाता है कि उस एल्फ की उम्र पूरे 56 साल है। अमेलिया उसे समझाती है कि ये मेज ईटर्स ग्रासलैंड असल में कोई मैदान नहीं है, बल्कि ये खुद एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो देखने में एक मैदान की तरह लगता है। वो कभी किसी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, बल्कि लोगों को रास्ते भटकाकर उन्हें बुरी तरह थका देता है और फिर जब वो हार मान लेते हैं तो उन्हें जिंदा निगल लेता है। ये खौफनाक बात सुनकर हिबिकी को रियलाइज होता है कि वो असल में कितनी भयानक सिचुएशन में फंसा हुआ था और अगर वो थोड़ी देर और वहां भटकता रहता तो शायद वहां से कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाता। अमेलिया तुरंत आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लेती है और बड़े प्यार से बोलती है कि उसने एक छोटे बच्चे के हिसाब से इतनी डरावनी सिचुएशन को काफी अच्छी तरह से हैंडल किया। वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि उसकी हाइट देखकर उसे लगता है कि हिबिकी की उम्र मुश्किल से कोई 10 साल है, लेकिन जैसे ही हिबिकी उसे ये बताता है कि वो पूरे 16 साल का है, अमेलिया झटके से उसे अपने से दूर कर देती है और हैरानी से बोलती है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी उम्र का कोई लड़का इतने छोटे से शरीर वाला भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद वहां रात हो जाती है और वो दोनों एक सेफ जगह पर अपना कैंप लगा लेते हैं। यहाँ बातों ही बातों में हिबिकी को ये पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल की उम्र होते ही किसी इंसान को एडल्ट मान लिया जाता है। रात के डिनर में वो दोनों उसी हॉर्न रैबिट को पकाकर मजे से खा लेते हैं और उसके बाद वो हिबिकी से पूछता है कि वो लोग आखिर हैं कहाँ। ये अजीब सवाल सुनते ही अमेलिया शौक के मारे अपनी पी हुई चाय सीधे उसके मुंह पर ही थूक देती है। फिर वो बहुत जल्दी से उसका फेस साफ करती है और अपनी उस हरकत के लिए उससे माफी मांगती है। वो उसे बताती है कि वो इस वक्त किंगडम ऑफ हब्राया के अंदर है। हिबिकी बोलता है कि उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो तो सीधा जापान से आया है, लेकिन अमेलिया ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जापान का नाम तक नहीं सुना होता। इस बात से हिबिकी को 100% कंफर्म हो जाता है कि वो सच में किसी बिल्कुल ही दूसरी दुनिया में आ फंसा है। अमेलिया को लगने लगता है कि हिबिकी अपना घर और परिवार खोने के बाद अंदर से बहुत अकेला फील कर रहा होगा, इसलिए वो बड़े प्यार से उसे कहती है कि वो उसे कल सुबह होते ही एक बड़े सिटी में लेकर जाएगी। हिबिकी उसकी इस हेल्प के लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल फील करता है। जब हिबिकी गहरी नींद में सो जाता है तो अमेलिया उसे लगातार देखती रहती है और मन ही मन सोचती है कि शायद यही वो सबसे प्रेशियस और कीमती चीज है जिसके बारे में उस स्पिरिट ने उसे पहले ही बता दिया था। थोड़ी देर बाद वो भी वहीं सो जाती है। नींद में हिबिकी को अपनी पास्ट लाइफ का एक सपना आता है। उसे अपने 3 सबसे पक्के दोस्त अमीन, कायोकी और टिकिया याद आते हैं, जो हमेशा एक डाइनर में मिला करते थे जहां अमीन काम किया करता था। ये तीनों दोस्त उसकी लाइफ में उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। भले ही वो तीनों अक्सर उसका ये कहकर मजाक उड़ाते रहते थे कि वो 16 साल का होकर भी हाइट में इतना ज्यादा छोटा है। फिर उसका सपना अचानक से शिफ्ट होता है और सीधा उस मोमेंट पर पहुंचता है जब वो इस नई दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ था। वो दिन उसके स्कूल का एकदम लास्ट डे था, समर ब्रेक शुरू होने से ठीक पहले का दिन। वो बस अपने क्लासरूम के अंदर कदम रखने ही वाला था, तभी अचानक से एक बहुत ही तेज ब्लाइंडिंग लाइट चमकी और अगले ही पल वो इस बिल्कुल ही नई दुनिया में आ गिरा था। वो अपना ये अजीब सा सपना देखकर झटके से उठ बैठता है और तुरंत अपना फोन निकालकर चेक करने लगता है। वो सोचता है कि उसके वो तीनों दोस्त अभी उसके अचानक गायब होने से कितने ज्यादा टेंशन में होंगे। फिर वो अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता है और उसे कुछ चमकती हुई ग्रीन कलर की शेप्स हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं। वो आवाज तुरंत उन्हें आइडेंटिफाई करके बताती है कि ये असल में एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो इमेलिया ने लगाया है ताकि ये पूरा एरिया रात भर सेफ रहे। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर हिबिकी ये पूरी तरह से मान लेता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एकदम रियल है और वो सच में एक दूसरी दुनिया में ही है। वो अपनी इस नई सिचुएशन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए उस वॉइस से पूछता है कि अप्रेजल कोविनिल का असली मतलब क्या होता है। वॉइस उसे डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि ये जॉब उसे सीधे गॉड ने असाइन की है और इसकी रैरिटी रैंक बी है। इस जॉब के अंदर उसे अप्रेजल एबिलिटी मिलती है जिससे वो किसी भी टारगेट की एबिलिटीज और उसके सारे ट्रेड्स आसानी से जान सकता है। लेकिन इस जॉब में कोई भी कॉम्बैट स्किल्स नहीं होते, इसलिए इसे पूरी तरह से एक नॉन कॉम्बैट जॉब माना जाता है। हिबिकी अभी भी इन सारी अजीब बातों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए वापस से सो जाने का फैसला करता है। अगली सुबह जब इमेलिया उठती है तो वो मन ही मन सोचती है कि उसने कैसे हिबिकी की जान बचाई और उसके साथ ये रात बिताई। थोड़ी देर बाद हिबिकी भी अपनी नींद से उठ जाता है और दोनों मिलकर लाल नाम के एक पास वाले टाउन की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं।
घने फॉरेस्ट से गुजरते हुए इमिलिया उसे बताती है कि वहां टाउन तक पहुंचने में करीब 1.5 दिन का लंबा समय लगेगा। वो उसे ये भी वार्न करती है कि रास्ते में कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन हिबिकी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर कदम पर उसे प्रोटेक्ट करेगी। इमिलिया ये देखकर बहुत इंप्रेस होती है कि हिबिकी उन मॉन्स्टर्स को उनके पास आने से पहले ही आसानी से सेंस कर पा रहा है। हिबिकी उसे बताता है कि ये सब उसकी वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। ये बात सुनकर इमिलिया पूरी तरह से हैरान रह जाती है क्योंकि वर्ल्ड मैप स्किल की रेयरिटी रैंक AAA होती है, जिसे वो बस एक मजाक की तरह ले रही थी। हिबिकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये वर्ल्ड मैप स्किल आखिर इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों मानी जाती है, क्योंकि उसे लगता है ये बस उसका रास्ता और आसपास के कुछ मॉन्स्टर्स ही तो दिखा रहा है। इमिलिया को यकीन ही नहीं होता कि उसे अपनी इतनी पावरफुल स्किल की असली वैल्यू समझ ही नहीं आ रही। उसके हिसाब से ये स्किल जंगल में सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हिबिकी अपना वर्ल्ड मैप खोलता है और चेक करते हुए पूछता है कि क्या उनके पास में कोई बड़ा खतरा मौजूद है। मैप उसे दिखाता है कि एक क्रिस्टल हॉर्न्ड रैबिट उनके बिल्कुल पास में ही घूम रहा है। ये नाम सुनते ही इमिलिया खुशी से एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न्ड रैबिट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और उसे मार्केट में पूरे 200 गोल्ड कॉइन्स तक में आसानी से बेचा जा सकता है। वो तुरंत हिबिकी का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे सीधे उसी रैबिट तक ले चले। दोनों बहुत ही दूर से उस रैबिट को ट्रैक करते हैं और इमिलिया अपने पावरफुल मैजिक से उन दोनों की आवाज और स्मेल को पूरी तरह से हाइड कर देती है ताकि वो उस रैबिट की पकड़ में ना आए। ये मैजिक देखकर हिबिकी बहुत इंप्रेस हो जाता है और इमिलिया की जमकर तारीफ करता है, लेकिन इमिलिया उल्टा उसे ही अमेजिंग कहती है क्योंकि उसकी वर्ल्ड मैप स्किल सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो रही है। वो कहती है कि कोई भी एडवेंचरर पार्टी उसे खुशी खुशी अपने साथ रखना चाहेगी क्योंकि अप्रेजल एक बेहतरीन सपोर्ट टाइप जॉब है। अगर वो किसी पार्टी का हिस्सा होता तो वो बैक लाइन में सेफ रहकर सबको सपोर्ट करता और बाकी लोग फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ते। इमिलिया मन ही मन बहुत चाहती है कि वो हिबिकी के साथ अपनी एक नई पार्टी बनाए, लेकिन वो उसके सामने बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं दिखना चाहती। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो पहले अपनी कॉम्बैट स्किल्स उसे दिखाएगी ताकि हिबिकी खुद इंप्रेस होकर उसे इनवाइट करे। वो तुरंत अपना बो उठाती है और उस पर शूट करने की पूरी तैयारी कर लेती है, लेकिन हिबिकी ये नोटिस करता है कि उसके पास तो कोई एरो है ही नहीं। इमिलिया उसे एक्सप्लेन करती है कि उसका जॉब स्पिरिट आर्चर है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि वो हवा से ही अपने लिए एरोज बना सकती है और उन्हें फायर कर सकती है। अमीलिया पूरी तरह से फोकस करके अपना स्पिरिट एरो उस रैबिट की तरफ पूरी ताकत से शूट करती है, लेकिन बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर वो रैबिट बहुत ही तेजी से उस तीर को चकमा दे जाता है। ये देखकर अमीलिया पूरी तरह से दंग रह जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो जानवर इतना फास्ट रिएक्ट करेगा। अमीलिया तुरंत समझ जाती है कि अब उसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उस रैबिट के पास एक स्पेशल एस्केप स्किल है जो उसे बहुत ही हाई स्पीड में किसी भी अटैक से बचने में मदद करती है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर वो एक बार भी अलर्ट हो गया तो उसे मारना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन तभी हिबिकी ये बात नोटिस करता है कि जब वो रैबिट खुद किसी पर अटैक कर रहा होता है तब वो अपनी उन एस्केप स्किल्स का यूज नहीं कर पाता। उसके दिमाग में तुरंत एक बहुत ही शानदार प्लान आता है। वो सोचता है कि अगर वो किसी भी तरह उस रैबिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो अमीलिया को एकदम परफेक्ट मौका मिल जाएगा एक क्लीन शॉट लेने का। अमीलिया को ये प्लान थोड़ा सा रिस्की लगता है और उसे डाउट होता है कि ये तरीका काम करेगा भी या नहीं, लेकिन हिबिकी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने रैबिट को पहले ही अप्रेज कर लिया है और उसे पता चला है कि वो जानवर दिमाग से ज्यादा स्मार्ट नहीं है। तभी अचानक उस रैबिट के बिल्कुल सामने एक स्टोन वॉल खड़ी हो जाती है जिससे वो घबरा जाता है। फिर उसकी नजर सीधा हिबिकी पर पड़ती है जो एक रॉक पर बड़े आराम से लेटा हुआ उसे घूर रहा होता है। रैबिट बिना ज्यादा सोचे समझे उसे एक इजी टारगेट मान लेता है और सीधा उसी की तरफ जानलेवा हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही रैबिट जंप करके हिबिकी पर अटैक करने के लिए हवा में आता है, अमीलिया तुरंत अपना एम लगाती है और बस एक ही शॉट में उसे वहीं ढेर कर देती है। अमीलिया खुद भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये रिस्की प्लान सच में इतनी आसानी से काम कर गया। असल में हिबिकी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्टोन वॉल समन कराकर रैबिट के भागने के सारे रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे ताकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ आगे आए। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ कि रैबिट ने हिबिकी को बिल्कुल हार्मलेस और कमजोर समझ लिया था, इसलिए वो बिना किसी डर के सीधा उसी पर हमला करने आ गया। तभी वो वॉइस हिबिकी को बताती है कि उसकी स्किल्स लेवल अप हो गई हैं। ये सुनकर हिबिकी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उस जानवर को फाइनल हिट तो अमीलिया ने किया था।
अमेलिया उसे समझाती है कि उसने इस पूरे प्लान में अपना अप्रेजल स्किल बहुत अच्छे से यूज किया और खुद को चारे की तरह बनाकर इतना बड़ा रिस्क लिया, इसलिए इस जीत में उसका भी पूरा कंट्रीब्यूशन था और सिर्फ उसी वजह से उसे भी ये लेवल अप मिला है। उसी समय ये सीन हेवन में शिफ्ट होता है, जहां वो गॉड दिखाया जाता है जिसने हिबिकी को इस दुनिया में भेजा था। वो हिबिकी की ये प्रोग्रेस देखकर काफी खुश होता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि ये तो अभी सिर्फ उसका ट्यूटोरियल फेज है। इसका मतलब हिबिकी के सामने अभी एक बहुत ही लंबी जर्नी बाकी है और आगे के चैलेंजेस उसके लिए और भी ज्यादा टफ होने वाले हैं। फिर स्टोरी एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ मुड़ती है, जहां एवाल नाम की एक लड़की अभी एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ जाने को कहती है ताकि वो अपने लिए कोई क्वेस्ट चुन सके, लेकिन एवाल बड़ी ही मजबूती से कहती है कि उसने अब ऑलरेडी अपना पहला क्वेस्ट डिसाइड कर लिया है। वो कहती है कि वो किसी बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज की तलाश में जाने वाली है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेलिया अब हिबेकी को लेकर एक बड़े शहर के अंदर कदम रख चुकी है। जैसे ही हिबेकी उसके बिल्कुल करीब आता है, वो अचानक से उसे पूरी तरह कवर कर देती है। हिबेकी ये अजीब हरकत देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है कि आखिर अमेलिया ऐसा क्यों कर रही है। अमेलिया उसे अलर्ट करते हुए समझाती है कि वो इस शहर में बिल्कुल अनजान है, इसीलिए उसे सरेआम अपने कपड़े और बैग शो ऑफ नहीं करने चाहिए और ये सावधानी फ्यूचर में उसके बहुत काम आएगी। अब वो उस चमकते हुए क्रिस्टल को अपने हाथों में लेकर अंदाजा लगाने लगती है कि ये मार्केट में कितना महंगा जाएगा, शायद पूरे 200 गोल्ड कॉइन्स से भी कहीं ज्यादा। ये भारी भरकम रकम सुनकर हमारा हिबेकी पूरी तरह हैरान होकर पूछता है कि आखिरकार 200 गोल्ड कॉइन्स की असल वैल्यू कितनी होती है। उसका ये बेवकूफी भरा सवाल सुनकर अमेलिया का तो दिमाग ही सुनने पड़ जाता है। अब हिबेकी बिना देरी किए सीधा अपने सिस्टम से पूछता है कि एक गोल्ड कॉइन की वैल्यू येन के हिसाब से आखिर कितनी बनेगी। तभी उसका सिस्टम उसे तुरंत रिप्लाई देता है कि एक गोल्ड कॉइन कम से कम 10,000 येन के बराबर है और 200 गोल्ड कॉइन्स का टोटल मतलब 20 लाख येन से भी कहीं ऊपर जाएगा। ये खौफनाक कैलकुलेशन सुनते ही हिबेकी के तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अब पलक झपकते ही वो एक बहुत बड़ा अमीर इंसान बन चुका था। अमेलिया हिबेकी को जोर से टोकते हुए कहती है कि तुम्हें हर वक्त इस तरह का सीधा साधा बच्चा बनकर नहीं रहना है। हर एक छोटी बड़ी चीज की इतनी गहराई से इंक्वायरी करने की आदत छोड़ दो, वरना किसी न किसी दिन तुम्हें ऐसे खतरनाक लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारी इसी मासूमियत का भारी फायदा उठा लेंगे। इसीलिए अब थोड़े समझदार बन जाओ। इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर सीधा एडवेंचर गिल्ड के भीतर चली जाती है, जहां हमें ये साफ नजर आता है कि कई सारे बेहद खूंखार और ताकतवर योद्धा उनके ठीक सामने खड़े हुए थे। अमेलिया हिबेकी को अच्छे से क्लियर कर देती है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ अपना कीमती सामान बेचने के मकसद से आए हैं। हिबेकी उस पूरे एडवेंचर गिल्ड में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगता है कि तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसी अजीब लड़की पर पड़ती है जिसके सिर पर जानवरों जैसे कान लगे हुए थे। चारों तरफ से उसे एक भयंकर पावर का फील आने लगता है कि इस जगह पर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग मौजूद हैं। कुछ लोग अमेलिया के साथ एक छोटे बच्चे को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम आखिरकार इस बच्चे को लेकर यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुमने अपने लिए कोई नई टीम खड़ी कर ली है। अमेलिया उन्हें कड़क आवाज में बताती है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है और वो उन्हें इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक उसी वक्त एडवेंचरर्स की एक पूरी टीम अमेलिया से आकर टकराती है और अमेलिया के साथ हिबेकी को देखकर वे लोग बहुत खुश होते हैं और हिबेकी को उसका अच्छे से ख्याल रखने की सलाह दे देते हैं। ये खास टीम कुछ बहुत ही ज्यादा ताकतवर एडवेंचरर्स से मिलकर बनी हुई थी और अब हिबेकी चुपचाप अमेलिया के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट यूई खुद आगे आकर उनका वेलकम करती है और बहुत ही पोलाइटली उनसे पूछती है कि आखिरकार आपको यहाँ क्या काम है। मगर ठीक उसी पल उसके उन अजीब कानों को देखकर हिबेकी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमेलिया उसे सीधा बताती है कि उसे अपनी कुछ बहुत ही रेयर चीजें यहाँ सेल करनी है। इसीलिए यूई उन दोनों को सीधा अपने गिल्ड के ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आ जाती है। गिल्ड के वो ग्रैंड मास्टर अपनी बहुत ही जबरदस्त मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए उन दोनों का शानदार स्वागत करते हैं। हिबेकी उनकी वो फौलादी बॉडी देखकर पूरी तरह से उनके ऊपर फिदा हो जाता है और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उनसे पूछने लगता है कि बॉस, आखिरकार आपने इस खतरनाक लेवल की बॉडी कैसे बना ली। मैं इसका राज जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल आपके ही जैसा एक मस्कुलर इंसान बनना है। आप खुद ही मेरा ये शरीर देखो कि ये कितना ज्यादा कमजोर और छोटा सा है। अगर मुझे हार्डकोर प्रैक्टिस करनी हो और जिम करना हो तो मैं आपके जैसी सॉलिड बॉडी कैसे तैयार कर सकता हूँ। सच कहूँ तो आप मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और कूल लगे हो। अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर वो गिल्ड मास्टर भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूई और अमेलिया उन दोनों की इन फालतू बातों पर बुरी तरह से भड़क रही होती हैं। पर हमारे ये दोनों ही आदमी उनकी परवाह किए बिना बस आपस में ही मजे से बात करते रहते हैं। अब हमारा ये हिबेकी लगातार उस गिल्ड मास्टर की तारीफों के लंबे लंबे पुल बांधता ही चला जाता है। वो दोनों लड़कियां ये अजीब नजारा देखकर हैरान थीं कि आखिरकार ये दोनों लड़के यहाँ करना क्या चाहते हैं। गिल्ड मास्टर ने तो जोश में आकर अपनी वो सॉलिड बॉडी अच्छे से शो ऑफ करने के लिए अपने खुद के कपड़े तक फाड़ डाले थे। अब उन लड़कियों के सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है और उन्हें बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है।
वो दोनों अपनी जादुई पावर का फुल इस्तेमाल इन लड़कों के ऊपर कर देती हैं और उन्हें एक बहुत ही कड़ी पनिशमेंट देती हैं। वो दोनों के दोनों लड़के वहीं ढेर होकर बुरी तरह बेहोश हो जाते हैं और कुछ समय बीतने के बाद उन्हें वापस होश में लाया जाता है, क्योंकि अब असली बिजनेस डील भी तो फाइनल करनी थी। अमेलिया बिना टाइम वेस्ट किए उसी हॉन्ट बीस्ट के उस कीमती क्रिस्टल को बाहर निकालती है और सीधा कहती है कि मुझे इसे भारी दाम पर सेल करना है। गिल्ड मास्टर उस क्रिस्टल का इतना विशाल साइज देखकर पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने किसी हॉन्ट बीस्ट के इस तरह के चमकदार क्रिस्टल को अपनी आंखों से देखा था, जो कि साइज में इतना ज्यादा बड़ा था। अब अमेलिया इसे एक बहुत ही ऊंचे और तगड़े प्राइस में बेचना चाहती थी और वो उनसे मोलभाव करने लगती है कि हमें इसे कितने दाम में बेचना चाहिए। गिल्ड मास्टर उस क्रिस्टल के बदले उन्हें तुरंत 250 गोल्ड कॉइन्स का ऑफर सामने रख देते हैं। ये बड़ा ऑफर सुनकर हिबेकी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन अमेलिया एकदम साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं इसे 800 गोल्ड कॉइन्स से नीचे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी, क्योंकि आज से ठीक 3 महीने पहले जब अमेलिया यहाँ पर एक दूसरा क्रिस्टल लेकर आई थी, वो इससे साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा था और इस बार वाला क्रिस्टल उससे पूरे 3 गुना ज्यादा बड़ा है और वो छोटा क्रिस्टल उसने 230 में बेचा था। इसीलिए इस बार वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि वो यहाँ से पूरे 800 गोल्ड कॉइन्स लेकर ही जाएगी। लेकिन गिल्ड मास्टर भी कहाँ हार मानने वाले थे, वो उससे तगड़ी बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक ये भारी मोलभाव लगातार चलता ही रहता है। आखिरकार गिल्ड मास्टर अपनी तरफ से अपना बिल्कुल लास्ट ऑफर 700 गोल्ड कॉइन्स का उसके सामने रख देते हैं। ये फाइनल ऑफर सुनकर अमेलिया भी 700 गोल्ड कॉइन्स के लिए खुशी खुशी मान जाती है, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि वो 800 की रकम गिल्ड लीडर से कभी नहीं निकलवा पाएगी। ये बड़ी डील पक्की होने पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ गिल्ड लीडर के ठीक पास में बैठी हुई उसकी वो रिसेप्शनिस्ट गुस्से से लाल पीली हो रही होती है, क्योंकि गिल्ड मास्टर की इस डील की वजह से उनका पूरा बजट वापस से हिल गया था और वो मास्टर की सैलरी में से ये भारी रकम काटने की सीधी धमकी दे देती है। अमेलिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार पूरे 700 गोल्ड कॉइन्स एक साथ कमाए थे। ये आज तक की उसकी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा महंगी कमाई साबित हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हिबेकी भी ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि अब उन दोनों के पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। लेकिन ठीक उसी पल अमेलिया के शरीर से उसके वो सीक्रेट जार्स एकदम से बाहर निकल आते हैं और शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है। रिसेप्शनिस्ट यूई ये अजीब नजारा देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों लड़कों को तुरंत ही कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। अब कहानी गिल्ड के मेन हॉल की तरफ शिफ्ट होती है, जहां पर पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ जमा थी। हमारा हिबेकी चुपचाप पास की ही एक खाली टेबल पर जाकर बहुत शांति से बैठ जाता है। तभी उसका सिस्टम उसे अचानक से अलर्ट करता है कि उसका सर्वाइवल ट्यूटोरियल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हमारे हिबेकी को तो रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये ट्यूटोरियल नाम की बला होती क्या है, और अब वो सिस्टम से घबराकर पूछने लगता है कि अब मैं इस अनजान दुनिया में किस तरह से सर्वाइव करूंगा। जिसके जवाब में सिस्टम उसे बताती है कि हमने आपके लिए सीधा गॉड के साथ एक कनेक्शन बिठा दिया है। अब आप किसी भी मुसीबत में डायरेक्ट गॉड से भी अपनी मदद की गुहार लगा सकते हो। हिबेकी अब बिना सोचे उस गॉड के साथ अपनी बातचीत शुरू कर देता है, जहां पर वो गॉड उसे बहुत ही साफ शब्दों में बताते हैं कि हिबेकी, तुम सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हो। मैं बहुत ही करीब से ये देखना चाहता हूं कि तुम आखिरकार इस खतरनाक वर्ल्ड के अंदर अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे। हिबेकी उनकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और वो उनसे तुरंत पूछता है कि क्या पिछली बार भी आप ही ने मेरी जान बचाई थी। वो अंदर ही अंदर इस बात से पूरी तरह से सन्न था कि वो इस वक्त साक्षात एक गॉड से बात कर रहा है। अब वहीं गॉड उसे सच्चाई बताते हैं कि हाँ, उन्होंने ही एक गाइड को भेजकर उसकी मदद की थी, जिससे कि वो यहाँ इस अनजान जगह पर कुछ समय तक जिंदा रह सके और अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। गॉड उसे बहुत ही सीरियस टोन में कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ की जर्नी इस वर्ल्ड में कैसी जाएगी, तो तुम मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। मैंने तुम्हारे ऊपर अपना काफी ज्यादा टाइम और पावर इन्वेस्ट किया है। हिबेकी को लगने लगता है कि वो तो अब बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। उसे तो ठीक से ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो किस अजीब दुनिया के अंदर आ गिरा है और यहाँ पर कितने ज्यादा खूंखार मॉन्स्टर्स छिपे हुए हैं। पर इन सब के बावजूद भी अब उसे हर हाल में इस वर्ल्ड के अंदर अपना सर्वाइवल करना ही पड़ेगा। तभी एक सिस्टम विंडो से इन्फॉर्म करती है कि अब उस गाइड का ट्रायल पीरियड भी पूरी तरह से एंड हो चुका है। ठीक उसी दौरान हमें वहां पर अमेलिया को आते हुए दिखाया जाता है। अमेलिया के हाथ में एक बहुत ही जरूरी लेटर आता है। जब अमेलिया उस लेटर को खोलकर पढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि ये सीधा उसके होम टाउन से आया हुआ है और उसे अब फौरन अपने होम टाउन के लिए यहाँ से निकलना होगा। अमेलिया ये दुखद बात सीधा हिबेकी को बताती है कि आज ही के दिन उसे यहाँ से हर हाल में निकलना होगा और अब उसे अपनी लाइफ इस सिटी में खुद ही अकेले जीनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें ईबल नाम की एक रहस्यमयी लड़की दिखाई जाती है, जो कि एक अंधेरी गुफा के अंदर किसी को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। जब उसे यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिलता, तब वो निराश होकर सिटी की तरफ निकल पड़ती है। उसे उम्मीद होती है कि क्या पता इस बड़े सिटी में मुझे कोई काम का इंसान मिल ही जाए। वापस हमारे सिटी के सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से अमेलिया हिबेकी को समझा रही होती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस सिटी में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हो, पर फिर भी पूरी कोशिश करना कि तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से और सेफली स्पेंड कर सको।
और मैं तुम्हें जाते जाते पहले ही वार्न कर दूं कि तुम एडवेंचर गिल्ड से कभी भी इस प्रकार के टास्क पिक मत करना जो कि तुम्हारी औकात और ताकत से बिल्कुल बाहर हों। तुम मेरी इस गहरी बात का मतलब पहले से ही अच्छे से समझ सकते हो। हमारे हिबेकी को भी ये बात पहले से ही बहुत अच्छे से मालूम थी कि वो कोई कॉम्बैट प्लेयर नहीं है और उसे भूल कर भी इस प्रकार के जानलेवा टास्क कभी चुनने भी नहीं चाहिए। वो अमेलिया को भरोसा दिलाते हुए बताता है कि तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से सर्वाइव करूंगा, एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीऊंगा। अमेलिया तुरंत उसे एक पेपर निकाल कर देती है जहाँ पर कि उसके खुद के घर का एड्रेस लिखा हुआ था और वो हिबेकी को उसके घर पर ही रुकने के लिए कहती है जब तक कि वो यहाँ पर वापस नहीं आ जाती। अब हिबेकी उसका ये प्यारा सा जेस्चर देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अमेलिया अब जब वहाँ से जाने लग जाती है तो हमारा हिबेकी उसे अपना कपड़ा ऊपर से ओढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि अक्सर उसके वो जार्स उसके कपड़ों से बाहर झांकने लगते हैं। अगर वो ये जैकेट अच्छे से पहनेगी तो उसके वो सीक्रेट जार्स बाकी के लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। अमेलिया ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है कि हिबेकी ने आखिरकार उसके वो जार्स देख ही लिए हैं, इसलिए वो मारे शर्म के वहाँ से मुंह छुपाते हुए तेज़ी से भागकर निकल जाती है। पर जल्दबाजी में जाते जाते वो वहाँ पर अचानक एक अनजान लड़की से बुरी तरह टकरा जाती है। अब बाहर खड़े गार्ड्स तुरंत दौड़कर आते हैं और देखते हैं कि आखिरकार अमेलिया के साथ में ये हादसा हुआ क्या है। अमेलिया जो पागलों की तरह भागते भागते जा रही थी तो ईबल जो सामने से आ रही थी वो सीधे उससे टकरा जाती है। गार्ड्स फौरन उन दोनों को जमीन से खड़ा कराने की पूरी कोशिश करते हैं। अमेलिया उस अजनबी लड़की को इतने करीब से देखकर थोड़ी हैरान थी। अब गार्ड्स उससे सख्ती से पूछते हैं कि आखिरकार वो कहाँ जा रही है। ईबल उन्हें बताती है कि वो तो इस सिटी के अंदर बिल्कुल नहीं है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि हिबेकी जो था वो पूरी सिटी के अंदर अकेला घूमता है और फिर वो वापस से लौटकर अमेलिया के उसी खाली घर के अंदर आ जाता है। अमेलिया के घर के अंदर बस वो बोर होकर सोता ही रहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस सिटी के अंदर उसके पास करने को कुछ भी ढंग का काम नहीं था। वो कोई कॉम्बैट प्लेयर भी तो नहीं है जिससे कि वो बाहर जाकर मॉन्स्टर्स से कोई फाइट कर सके। इसीलिए सिस्टम उसे सजेस्ट करती है कि उसे अब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी चाहिए। नॉलेज गेन करने से ही उसकी रुकी हुई स्किल तेज़ी से इंक्रीज हो सकती है। उसे रिसेप्शनिस्ट यूई की कही हुई बातें याद आती हैं कि तभी वहाँ पर एक गोल्डन हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम तानिया होता है और वो उसे प्यार से डिनर करने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो कमरे में पिछले पूरे 2 दिनों से बंद पड़ा है। अब हमारा हिबेकी उसे स्माइल करके कहता है कि ज़रूर से मैं आपके साथ डिनर करूंगा, और इसके बाद वहाँ से वो लड़की चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट यूई ने इस शहर की एक दूसरी दुनिया के बारे में बताया तो था, बट वो असल में एक बहुत ही डार्क होटल होता है जहाँ पर कि अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। वो इस दुनिया के पीछे छिपी हुई एक बिल्कुल ही दूसरी और काली दुनिया है। वो अपने पुराने घर भी अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को भी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। वो उदास होकर अपना स्टेटस विंडो चेक करता है जहाँ पर कि उसके जो सारे स्टैट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही मामूली और नॉर्मल से दिख रहे होते हैं। वो ये देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि काम की स्किल के नाम पे तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तक कि एक स्किल तो ओल्ड लेडी किलर के नाम की भी होती है, जो कि वो टाइटल उसे खुद में काफ़ी ज़्यादा ही बेकार और फालतू लग रहा होता है। वो कुछ लंबे समय तक घर के अंदर ही कैद रहता है। उसे इस तरह घर में दुबक कर रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सेफ लग रहा था, बट अगर वो इसी प्रकार से खाली बैठा रहा तो उसके पास जितने भी पैसे बचे हैं वो सारे के सारे बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। बट सिस्टम उसे बार बार फोर्स करके नॉलेज गेन करने के लिए कहता है, जिससे कि वो इस दुनिया की अलग अलग चीज़ें सीख सकता है। अगर वो केमिस्ट्री की नॉलेज गेन करता है तो इस वर्ल्ड की पूरी केमिस्ट्री उसे आसानी से सिखा दी जाएगी, और अगर वो मेडिसिन सीखना चाहता है तो उसे मेडिसिन का पूरा ज्ञान दे दिया जाएगा। अब हमारा हिबेकी मेडिसिन का ज्ञान सीखना चाहता था। सिस्टम उसे एक जादुई बुक देती है और वो उस बुक की पूरी नॉलेज डायरेक्टली उसके दिमाग के अंदर ट्रांसफर करने की बात करती है। ये अजीब बात सुन करके हिबेकी अभी हैरान ही था कि तभी अचानक उसके दिमाग के अंदर एक बहुत तेज बिजली सी दौड़ने लग जाती है और पलक झपकते ही मेडिसिन की सारी नॉलेज उसके दिमाग में फिट हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अमेलिया के साथ में ईबल को। ईबल जो होती है वो अब अमेलिया के साथ में उसी के ही होम टाउन की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसके पास इस वक्त और कोई दूसरा काम तो होता नहीं है। वो तो बस पागलों की तरह किसी को ढूंढ रही थी। तभी सामने से हमें एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम स्टेलिया होता है, और स्टेलिया को देख करके अमेलिया जो होती है उसे तुरंत अपने जार्स का टेस्ट करा देती है। और जैसे ही स्टेलिया उसके जार्स का टेस्ट करती है तब वो बहुत ही खुश होकर अपनी मास्टर से कहती है कि मास्टर, काफ़ी लंबे समय बाद आपके जार्स का टेस्ट करने को मुझे मिला है, मैं ये पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वो पास खड़ी ईबल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिरकार मास्टर के साथ में ये अनजान ईबल नाम की लड़की क्या कर रही है। ईबल बड़े ही कॉन्फिडेंस से बताती है कि मैंने अमेलिया के साथ में अब एक टीम अप कर लिया है, हम दोनों ही अब एक एडवेंचरर टीम का हिस्सा है। अमेलिया उसकी ये बड़ी बात सुन करके थोड़ी हैरान होती है, बट स्टेलिया को जरूर दाल में कुछ काला लगता है
और उसको उस अजनबी लड़की के ऊपर गहरा शक होने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिटी के अंदर हमारा जो हिबेकी होता है वो कई दिनों तक बेड पर ऐसे ही बीमारों की तरह सोता रहता है, क्योंकि उसने एक साथ इतनी सारी नॉलेज गेन की थी और उसी के साइड इफेक्ट से उसके दिमाग में काफी ज्यादा ही भयंकर दर्द हो रहा होता है। अब हिबेकी जो होता है वो इस नई दुनिया के समय के अनुसार के नए कपड़े भी ले लेता है और वो अब सिटी के अंदर टाइम पास करने के लिए टहलने लग जाता है। उसके पास करने को कुछ काम नहीं है और वो अपने बचे हुए पैसे भी इस तरह फालतू में खर्च नहीं कर सकता है, तो वो अब पैसे कमाने के लिए अलग अलग नए जरिए ढूंढ रहा होता है। उसी दौरान वो खुद से बोलते बोलते बात करता है कि क्यों ना मैं मेडिसिन का ही कोई काम शुरू कर लूं, क्योंकि मुझसे मॉन्स्टर्स से फाइट तो होती नहीं है और एक अप्रेजर की भी किसी को कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो खुद को काफी ज्यादा ही यूजलेस समझ रहा होता है इस वर्ल्ड के अंदर। उसे अभी अपनी उस पावरफुल वर्ल्ड मैप की स्किल के बारे में भी तो कुछ नहीं पता है। अब वो चलते चलते एडवेंचर गिल्ड के अंदर आ जाता है। एडवेंचर गिल्ड के अंदर उसी वक्त कुछ लोग भी आते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड थे। अब वो उन लोगों की ये खस्ता हालत देखकर हैरान होता है। उसे तुरंत याद आता है कि किस प्रकार से जब वो अमेलिया के साथ में यहाँ पर पहली बार आया था तब वो इन्हीं लोगों से मिला था। हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो हैं एक बहुत ही डेंजरस एडवेंचर पर गए थे और उसी दौरान मॉन्स्टर्स के हमले में इंजर्ड हो गए। इनका जो लीडर है उसका तो एक पांव और एक हाथ पूरी तरह से कट चुका है। अब हमारा हिबेकी हिम्मत जुटाकर आगे आता है और कहता है कि मैं इसे पूरी तरह से ठीक कर सकता हूं। तो वहां मौजूद सभी लोग ये बात सुनकर के सन्न रह जाते हैं कि ये छोटा सा लड़का इसे कैसे ठीक कर सकता है। इस पूरी सिटी के अंदर तो कोई ढंग का हीलर भी मौजूद नहीं है। बट दूसरी तरफ उस लीडर का खून काफी ज्यादा तेजी से बह रहा होता है। उसे ठीक करने वाला भी इस सिटी में कोई नहीं था और जो उसके साथी होते हैं वो उसकी जान का कोई रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हमें हिबेकी को ही इसे हील करने का एक चांस दिया जाए। रिसेप्शनिस्ट यूई भी उस वक्त उन्हीं के ही साथ में खड़ी होती है। अब हमारा हिबेकी जो होता है वो तुरंत उसके पास में चला जाता है और जब वो उसे ध्यान से चेक करता है तब उसे पता चलता है कि इसके शरीर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन फैल चुका है और पॉइजन को हील करने के लिए हमें सबसे पहले इसके बहते हुए खून को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उस पॉइजन के इफेक्ट से इसका खून काफी ज्यादा स्पीड में बह रहा है और अगर खून नहीं रुका तो वो इसी प्रकार तड़प कर मारा जाएगा। अब जो हिबेकी का स्टेटस विंडो होता है वो उसे गाइड करते हुए बताता है कि हमें सबसे पहले इसके खून को रोकने के लिए एक पावरफुल हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा हीलर तो था नहीं जिससे कि इसके खून को तुरंत रोका जा सके और इस बहते खून को वो नॉर्मल तरीके से रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानलेवा पॉइजन खून को लगातार बाहर की तरफ पंप कर रहा होता है। बट तभी स्टेटस विंडो जो होती है वो हिबेकी को ये बेहतरीन सुझाव देती है कि क्यों ना तुम खुद ही अपनी नई स्किल्स का इस्तेमाल कर लो। बट हिबेकी के पास में इस बड़े मैजिक के लिए इनफ माना बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वो वहां मौजूद सभी लोगों से जोर से बोलने लग जाता है कि क्यों ना तुम सब मेरे साथ में एक टीम अप करो और मुझे तुम्हारा जितना भी माना है वो सारा का सारा अभी के अभी दे दो, जिससे कि मैं इस मरते हुए बंदे को हील कर सकता हूं, क्योंकि हमें इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए एक हाइपर हीलिंग की सख्त जरूरत पड़ेगी और हाइपर हीलिंग वाला कोई एडवांस हीलर यहाँ पे है ही नहीं, वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी कैपिटल सिटीज में ही पाए जाते हैं। बट दूसरी तरफ अब जो वो घायल लीडर होता है उसके जितने भी साथी हैं वो सभी के सभी हमारे हिबेकी के साथ में अपना कीमती माना शेयर करने के लिए खुशी खुशी मान जाते हैं, क्योंकि हमारे हिबेकी के पास अकेले इतना इनफ माना नहीं होता है। धीरे धीरे करके वो सभी लोग उसे अपना माना ट्रांसफर देने लग जाते हैं। बट अभी के समय में भी हिबेकी के पास जितना माना इकट्ठा होता है उतना इस बड़े घाव को हील करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं होता है। इसलिए अब उस गिल्ड के अंदर के बाकी के अनजान लोग भी उसे अपना माना प्रोवाइड कराने लग जाते हैं, उसके साथ में एक बड़ी टीम बना करके। अब वो फाइनली उसे पूरी तरह से हील भी कर देता है अपनी उस जबरदस्त हाइपर स्किल की मदद से। वहां मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं उस चमत्कारिक रोशनी की चमक देख के। अब वो लड़का जो है मौत के मुंह से निकलकर पूरे तरीके से हील हो चुका होता है। हिबेकी उसे हील करके अंदर से काफी खुश और सैटिस्फाइड होता है, बट उसी समय ओवर एक्सर्शन की वजह से वो वहीं फर्श पर बेहोश भी हो जाता है। जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं, बट इस समय उसके ठीक सामने उसके उसी पुराने वर्ल्ड के दोस्त खड़े होते हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं कि हमारा हिबेकी अंदर से कितना ही ज्यादा काइंड है। ये अनजान लोगों की जान बचाने के लिए खुद की ही जान की जरा सी भी फिक्र नहीं करता है। वहीं हिबेकी जो होता है वो रियलिटी में अपनी आंखें खोलता है। रिसेप्शनिस्ट यूई उसके ठीक सामने बैठी होती है और उसे रोते हुए शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उस टीम का जो लीडर था वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही सगा भाई था, जिसे कि आज हिबेकी ने मौत से हील किया होता है। हिबेकी जो होता है उसे स्माइल करके कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हारा भाई नहीं भी होता तब भी मैं उसे इसी तरह हील करता।
बट अभी भी उसके खुराफाती दिमाग में एक बात लगातार पक रही थी कि ये यूई तो एक एनिमल ईयर्स वाली लड़की है, बट इसके सगे भाई के सिर पर वो ईयर्स क्यों नहीं है। जिसके ऊपर यूई एक गहरा राज बताती है कि मैं और मेरा ये भाई असल में अलग अलग मदर के बच्चे हैं। ये बात सुन करके उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ, तो यही असली चीज है। इसी वजह से वो लड़का एक नॉर्मल ह्यूमन है और ये यूई एक कैट गर्ल है। वो कैट गर्ल जो होती है वो उसे सीरियस होकर बताती है कि तुम्हारी ये पावर काफी ज्यादा यूनिक है। तुम्हारी ये हाइपर स्किल जो है हीलिंग की, वो इस दुनिया में काफी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। अगर बाहर के बाकी लालची लोगों को तुम्हारी इस रेयर स्किल के बारे में पता चलेगा, तब वो तुम्हें किडनैप करके उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए। वहीं हिबेकी जो होता है, ये डरावनी बात सुन करके काफी उदास हो जाता है और वहीं यूई जो होती है उसे तुरंत एक तगड़ा गार्ड हायर करने के लिए कहती है और उसे एक खुद की एडवेंचरर टीम भी बनानी चाहिए, जिससे कि वो इस जालिम दुनिया में खुद को सेफ रख सके। वहीं दूसरी तरफ हमें सीन में दिखाया जाता है एक बहुत ही खूंखार बीस्ट को, जो कि किसी से बात कर रहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब सीन दिखाते हैं वापस से यूई की तरफ। यूई बात करती है कि अगर तुम्हारे पास में गार्ड का कोई भी सुझाव नहीं है तो मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा अच्छा सा गार्ड दिलवा सकती हूँ जो कि हर मुसीबत में तुम्हारी जान बचा सकता है, हर वक्त तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बात सुनकर के वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ हमें उसी खूंखार बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी सी बच्ची को पकड़ करके कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम बस मुझ पर अपना यकीन बनाए रखो। और इसी सस्पेंस के ही साथ में हमारा ये वाला मजेदार पार्ट यहीं पर एंड होता है।